नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम भास्कर नाप्ते है और मैं फार्मा ग्रोथ हब का फाउंडर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक अनूठे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की। उसका नाम है हिलिक। सो एग्जैक्टली हिलिक क्या होता है, वो कैसे काम करता है, एंड व्हाई वी मस्ट प्रिफर हिलिक ओवर अनदर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो पहले जानते हैं कि हिलिक का मतलब क्या है। तो अगर आप उसका फुल फॉर्म देखेंगे तो उसका फुल फॉर्म निकल के आता है हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। माने हाइड्रोफिलिक स्टेशनरी फेस होती है हिलिक में, और जब उसमें हाइड्रोफिलिक स्टेशनरी फेस होगी तो वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगी। आपने शायद लाइक अट्रैक्ट्स लाइक रूल के बारे में सुना होगा। सो हाइड्रोफिलिक स्टेशनरी फेस, हाइड्रोफिलिक माने पोलर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकती है। तो एक काम करती है एग्जैक्टली नॉर्मल फेस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जैसे। दैट इज हिलिक्स जो करेगी वो पोलर और हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, एंड ये अट्रैक्शन के कारण पोलर और हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा देर तक स्टेशनरी फेज पे रिटेन हो सकते हैं। हेलिक्स साधारणतः अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल फेज जैसा ही काम करती है, क्योंकि उसका स्टेशनरी फेज नॉर्मल फेज जैसी है, माने कि हाइड्रोफिलिक है। लेकिन इसमें एक अंतर है, मतलब नॉर्मल फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में और हेलिक में आपको एक अंतर दिखेगा, और वो मिलेगा आपको उसके इलेवेंट और मोबाइल फेज में। अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल फेज में किस प्रकार की मोबाइल फेज यूज होती है, हाइड्रोफोबिक, बराबर के नहीं, जैसे कि एन हेक्सेन प्लस डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म प्लस एन हेक्सेन। तो ये सभी सॉल्वेंट्स जो है ना, वो सभी हाइड्रोफोबिक और लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। बट अगर आप हिलिक की बात करेंगे तो वहां पे आपको ऑर्गेनिक प्लस वाटर दोनों मिलेगा। ये है ऑर्गेनिक एक्वियस मोबाइल फेज। तो एक कंप्लीटली नॉन पोलर मोबाइल फेज नहीं है इसमें। इसमें मिक्सचर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कंपोनेंट्स रहेंगे। तो ये है फर्क नॉन पोलर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हिलिक के बारे में, हिलिक के बीच में। तो रिवर्स फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या होती है, वो होती है हाइड्रोफोबिक इन द नेचर। और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक रूल की अगर बात करें तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक स्टेशनरी फेज में रिटेन हो गए। तो हाइड्रोफिलिक के बारे में क्या होगा फिर, वो तो बहुत जल्दी निकल के आएंगे। लेकिन आप हिलिक की अगर बात करेंगे तो हिलिक में कौन सा स्टेशनरी फेज है, वो है हाइड्रोफिलिक। तो हिलिक में हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल काफी देर तक रिटेन होंगे, लेकिन हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल थोड़ा जल्दी आ सकते हैं। तो रिटेंशन ऑर्डर जो रहेगा ना, ये दोनों में, हिलिक और रिवर्स फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है, क्रोमेटोग्राम वन ए हिलिक मोड पे चला है। उसमें रिटेंशन ऑर्डर कैसा है, कंपाउंड वन टू एंड थ्री। वही कंपाउंड, यही तीन कंपाउंड अगर हम आरपीएलसी में रन करेंगे जस्ट बाय चेंजिंग द कॉलम, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा, थ्री फॉलोड बाय टू फॉलोड बाय वन। तो इसको बोलते हैं कि रिवर्स इन द इवोल्यूशन ऑर्डर। तो हम जान लेते हैं अभी कि हेलिक में कौन से प्रकार के स्टेशनरी फेजेस अवेलेबल है। तो आप इसको मोटा मोटा तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट कैटेगरी रहेगी न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या है, चार्ज रहित स्टेशनरी फेज, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है। अगर उसमें चार्ज नहीं है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोला जाए तो डाइपोल डाइपोल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के इंटरैक्शन न्यूट्रल स्टेशनरी फेज में दिखते नहीं है। तो कौन से एग्जाम्पल्स हैं ये न्यूट्रल फेजेस के, तो डायल फेजेस हो सकते हैं, अमाइड फेजेस भी हो सकते हैं। दूसरे प्रकार के स्टेशनरी फेज अगर रहेगी तो वो है चार्ज स्टेशनरी फेज। चार्ज मतलब क्या, वहां पे चार्ज बॉडीज आपको मिलेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स जो चार्ज है
हो सकता है कि वो निगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो। सो जो निगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप्स है लाइक SO3 वो क्या कर सकते हैं, दे कैन इंटरेक्ट विद द पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड्स, है ना। तो उसमें कैटायन एक्सचेंज की प्रोसेस हो सकती है। और पॉजिटिवली चार्ज मतलब जैसे कि आप सोच सकते हो क्वाटर्नरी अमोनिया, वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो उसमें क्या हो सकता है, दे कैन इंटरेक्ट विथ नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड्स, सो उसमें अनायन इंटरेक्शन और अनायन एक्सचेंज फिनोमेनन आपको देखने को मिल सकता है। तो कौन से इंटरेक्शंस हो सकते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस पॉसिबल होते हैं चार स्टेशनरी फेजेस के ऊपर। और अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो प्लेन सिलिका इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे फ्री सिलेनॉल ग्रुप्स अवेलेबल है। अमाइनो प्रोपिल फेजेस में अमाइनो ग्रुप इज आल्सो पोलराइज ग्रुप, वहां पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो ये चार स्टेशनरी फेजेस के कुछ एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। तीसरी प्रकार की अगर आप स्टेशनरी फेज की बात करेंगे तो उसको हम बोल सकते हैं दोनों चार्जेस स्टेशनरी फेज पे प्रेजेंट है। पॉजिटिव चार्ज भी होगा, जैसे कि यह थर्ड डायग्राम में दिखाया है, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। तो अगर दोनों चार्जेस स्टेशनरी फेज पे अवेलेबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप उसको ज्विटर आयोनिक स्टेशनरी फेज कहा के बुला सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, और उसके बेनिफिट क्या है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज दोनों बॉडीज को अट्रैक्ट करने की शक्ति है। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दोनों को काउंटर प्रोडक्टिव जैसे बन जाते हैं। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंटरेक्शंस होगा ना मॉलिक्यूल के साथ, वो थोड़ा वीक हो सकता है। और उसके एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं सल्फोबिटेन बॉन्डेड स्टेशनरी फेज एक ज्विटर आयोनिक स्टेशनरी फेज का एग्जाम्पल है। तो चलिए हम अभी आज के मूल उद्देश्य पे आते हैं। वाई यूज हीलिक, तो हीलिक हम क्यों यूज करें, क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो आरपीएलसी में भी बहुत सारे पोलर स्टेशनरी फेजेस अवेलेबल है। नॉर्मल फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी तो है फॉर पोलर कंपाउंड रिटेंशन, आयन पेयर क्रोमेटोग्राफी भी है, आयन क्रोमेटोग्राफी भी है। सो इतने सारे क्रोमेटोग्राफी पे बीच में हीलिक की जरूरत क्या पड़ी, तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सो द पोलर एंड हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स अगर आप बात करेंगे तो आरपीएलसी में जो मोस्टली यूज्ड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसमें रिटेन ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उसमें हाइड्रोफोबिक स्टेशनरी फेज होती है। ये मूल कारण है कि पोलर कंपाउंड्स के लिए अपना रिवर्स फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इतना सही नहीं है। अगर आपको रिवर्स फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को साथ ज्यादा पोलर बनाना है, सपोज आप C18 कॉलम यूज करते हो और आप अगर मोबाइल फेज में कुछ आयन पेयरिंग रिएजेंट्स ऐड करते हो, जैसे कि एन हेक्सेन सल्फोनेट हो गया, तो क्या होगा, आपका स्टेशनरी फेज थोड़ा सा पोलर बनेगा। और जैसे आपका स्टेशनरी फेज पोलर बनेगा तो पोलर कंपाउंड्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है और वो ज्यादा देर रिटेन हो सकते हैं। ये हो गई थ्योरी। लेकिन प्रैक्टिकल्स में क्या चैलेंजेस हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये आयन पेयर क्रोमेटोग्राफी अगर आप रन करेंगे तो ये रिएजेंट आपके कॉलम पे इक्विलिब्रेट होना चाहिए ठीक से, और वही दिक्कत आती है। ये इक्विलिब्रेशन में आपको 2-3 घंटा ऐसे ही चला जाएगा। ये तो आपका टाइम की खोटी हो गई, सही नहीं है। दूसरा चीज क्या है ना, कि ये इतना रोबस्ट नहीं है। डे टू डे ऑपरेशंस में, एनालिस्ट टू एनालिस्ट ऑपरेशंस में इसमें वेरिएशंस काफी ज्यादा पाए जाते हैं, और इसके कारण ये ज्यादा रिप्रोड्यूसिबल नहीं है। आपका रिटेंशन टाइम रिप्रोड्यूसिबल नहीं होगा, कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा, है ना। तो अननेसेसरी दिक्कतें बहुत आती है आयन पेयरिंग रेजेंट के साथ, तो ये भी इतना प्रीफर आप नहीं कर सकेंगे। थर्ड, आप बोल सकते हैं कि चलो नॉर्मल फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे, वो तो पोलर कंपाउंड्स के लिए है। लेकिन नॉर्मल फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या इतना किफायती है, उसके सॉल्वेंट तो काफी महंगे होते हैं, जैसे कि एनहेक्सेन हो, डाइक्लोरोमीथेन हो, यू नो। तो उसके कारण वो थोड़ा सा कॉस्ट बर्डन में आ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर रहेंगे तो है इन्वायरमेंट को हमें ईजा पहुंचाते हैं नॉर्मल फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये इतना फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है नॉन पोलर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि उसमें काफी सारे नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं। तो इसके कारण भी आप शायद एनपीएलसी को प्रीफर ना करें। तो हीलिक हम क्यों प्रीफर करेंगे,
क्योंकि एक अच्छा अल्टरनेटिव है आपको फॉर रिटेनिंग योर पोलर कंपाउंड्स। आरपीएलसी को आईपीसी में एनपीएलसी में कुछ दिक्कतें आ सकती है फॉर रिटेनिंग द पोलर कंपाउंड्स, लेकिन वो दिक्कतें शायद आपको हिलिक में ना आए। हिलिक इज सुपेरियर इन हैंडलिंग एनालाइट सोल्यूबिलिटी। तो आपका एनालाइट अगर पोलर रहेगा, क्योंकि हिलिक तो उसके लिए यूज करते हैं इजंट इट, तो वो कौन से सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा? वो पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा। नाउ अगर आप नॉन पोलर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे, तो वहां पे सॉल्वेंट या इल्यूएंट या मोबाइल फेस किस तरीके की है? वो है नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक। तो वो कंपोजिशन या मोबाइल फेज में शायद आपका पोलर कंपाउंड ज्यादा सोल्यूबल ना हो। अगर आप बात करेंगे हिलिक की, तो वहां पे आपकी मोबाइल फेज क्या है? वहां पे तो एक्यूएस प्लस ऑर्गेनिक दोनों है। एक्वेस तो काफी सारा बहुत पोलर है, तो हो सकता है वो पोलरिटी के कारण हेलिक में आपको सोल्यूबिलिटी का चैलेंजेस ना आए। स्पेशली फॉर पोलर कंपाउंड्स हेलिक मोड में इजीली सोल्यूबल हो सकते हैं। अगर आप एमएस फ्रेंडली वोलाटाइल बफर्स यूज करते हैं, तो हेलिक मोड आप एमएस डिटेक्शन टेक्निक के साथ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हिलिक का आप ओवरऑल अगर यू नो एक ऑपरेशंस का तरीका देखेंगे, तो मिलता जुलता है आपके रिवर्स फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से। तो आप अगर रूटीनली आरपीएलसी चलाते हो अपने एचपीएलसी सिस्टम में, तो हिलिक चलाने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप खाली कॉलम चेंज करो, आपका मोबाइल फेज तो वही होने वाला है, ऑर्गेनिक प्लस एक्वियस, और चल दिए आप हिलिक आराम से वहां पे परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल फेज में ऐसा नहीं होता है ना, वहां पे पूरा आपको सिस्टम कन्वर्ट करना पड़ता है, आरपीएलसी टू नॉर्मल एंड नॉर्मल टू आरपीएलसी। बट हिलिक के लिए वो झंझट नहीं आएगा। हिलिक अगर आप आज की बात करेंगे, सिर्फ कुछ साल पहले हिलिक की बहुत सारी केमिस्ट्रीज अवेलेबल नहीं थी। गिने चुने प्लेयर्स थे, बहुत कम कॉलम अवेलेबल थे। लेकिन आज के तारीख पे अगर बात करेंगे, तो बहुत सारे हिलिक के स्टेशनरी फेजेस अवेलेबल है। कैटायनिक, एनायनिक, ज्यूटर आयनिक, न्यूट्रल, जो हमने बात किया, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इसके कारण भी ये काफी अफोर्डेबल है और आसानी से यूज किया जा सकता है। और रही बात डिफरेंट डिटेक्शन टेक्निक की, तो एक किसके साथ भी काम कर सकता है। यूवी के साथ तो करेगा ही करेगा, फ्लोरोसेंस रहेगा, काम चलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी जुड़ सकता है, एएलएसटी, कैड और एमएस से भी हीलिक को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों, इतने सारे रीजंस मैंने आपको बता दिया है कि क्यों आप हिलिक प्रिफर कर सकते हो आपके पोलर कंपाउंड रिटेंशन के लिए। ये वीडियो के बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।